7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब तक तकरीबन 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मारे गए लोगों के बारे में बताया गया है कि सभी इजरायली हैं। 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 10 नेपाली छात्रों की भी मौत हो गई है। इजराइल में नेपाल की एम्बेसी ने इसकी पुष्टि की है। लगातार बढ़ते हुए मौत के आंकड़ों और गहराते हुए युद्ध ने इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि शुक्र की बात यह है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भी घटना घटने की अभी तक खबर सामने नहीं आई है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जानकार सूत्रों ने पीटीआई को बताया, इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय एम्बेसी के मुताबिक लगभग 900 से ज्यादा भारतीय छात्र इजराइल में अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, दोनों के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इसकी असल वजह क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, हमास क्या है, यरूशलेम दोनों ही देशों के लिए इतना ज्यादा अहम क्यों है। तो दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की कंट्रोवर्सी को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कंट्रोवर्सी कहाँ और दुनिया के किस हिस्से में चल रही है। तो इस सब के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के ज्योग्राफी को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इजराइल एक यहूदी देश है जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। और आज के टाइम में जो फिलिस्तीन के तौर पर जाना जाता है वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को ही जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। और वेस्ट बैंक में ही मजहब इस्लाम का पवित्र शहर यानी यरूशलेम भी मौजूद है, जिसको हम जेरूसलम के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर है तो एक तरफ इसका बॉर्डर मिस्र से लगता है। इजराइल पर जो ताजा हमला हुआ है वो इसी गाजा स्ट्रिप से किया गया है, जिस पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। दोस्तों, इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के अभी करंट में प्रधानमंत्री हैं। तो वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतेह पार्टी की सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कंट्रोवर्सी की जो नींव है वो पहले युद्ध से यानी 1914 से 1918 के बीच ओटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही रख दी गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ओटोमन साम्राज्य का शासन चलता था, लेकिन जब फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ तो ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। जो अभी करंट में इजराइल है, वहाँ से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। उस वक्त फिलिस्तीन में यहूदियों की तादाद बहुत ना के बराबर थी और अरब बहुसंख्यक थे, यानी उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। सन 1917 में ब्रिटेन ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने की घोषणा की। युद्ध के बाद मेन जो उनका एम था वो यही था कि वहाँ पर यहूदियों को स्टेबल किया जाए। उस समय यहूदियों की जो तादाद थी वहाँ पर 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में रह रहे यूरोपीय यहूदियों के लिए तरह तरह की सुविधाएं शुरू कर दी और यहाँ पर 1922 और 1935 के बीच में यहूदी आबादी 9% से बढ़कर तकरीबन 27% हो गई। उस वक्त में फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासियों की जो तादाद बढ़ रही थी उसकी मेन वजह ये थी, यूरोपीय देशों में यहूदियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा था। दूसरा विश्व युद्ध और खासकर जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तेज होने लगी थी। एक तरफ जहाँ फिलिस्तीन के बारे में यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है, तो वही दूसरी तरफ फिलिस्तीन में रह रहे अरबी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, तो वो भी फिलिस्तीन के बारे में अपना क्षेत्र होने का दावा करते थे। बस यही वजह थी कि फिलिस्तीन और इजराइल में कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। 29 नवंबर सन 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181, जिसको विभाजन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, इसको अपनाया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला कर लिया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इस नए राष्ट्र को मान्यता भी दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद ये लड़ाई तकरीबन 1 साल तक चली। इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हो जाती है और आखिर में ब्रिटिश राज वाला ये जो पूरा हिस्सा था 3 भागों में डिवाइड हो गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के नाम से आज भी जाना जाता है।
दोस्तों आपको मैप के जरिए से समझाते हैं कि 1917 से 2020 तक फिलिस्तीन पर किस तरह से इजराइल का कब्जा बढ़ता चला गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदियों की कुल जनसंख्या 6% के आसपास थी। सन 1947 से 1950 तक नकबा यानी कैटास्ट्रोफ के दौरान यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7.5 लाख फिलिस्तीनी लोगों को देश से निकाल दिया और फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया और बाकी बचे 22% हिस्से को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में डिवाइड किया गया। फिर इसके बाद में 1967 के दौरान इजरायली सेना ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाल दिया। 2008 से तकरीबन 2021 के बीच 5,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी और तकरीबन 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों के मारे जाने का एक आंकड़ा पेश किया गया। अगर इस आंकड़े को समझा जाए तो इजराइल के एक नागरिक की मौत के बदले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौत हुई। इस दौरान कम से कम 1,21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, 5,600 से ज्यादा इजरायली घायल भी हुए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक फिलिस्तीनी गुट में मारे गए लोगों में तकरीबन 1200 से ज्यादा बच्चे थे, 500 से ज्यादा महिलाएं थी और इजराइल की ओर से मारे गए लोगों में तकरीबन 121 यानी 48% सुरक्षा बल थे। अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन की कंट्रोवर्सी है, इसके बीच में यरूशलेम के इतिहास को समझना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों के लिए इतना अहम क्यों है। अब ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि यरूशलेम मुसलमानों के लिए एक पवित्र शहर है, तो वहीं यहूदी और ईसाई भी इसको अपना एक पवित्र शहर मानते हैं। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ पर यहूदी बहुत बड़ी तादाद में है, तो वहीं पर पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसी हिस्से में अल अक्सा मस्जिद भी यरूशलेम के पुराने शहर में है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। अल अक्सा मस्जिद मजहब इस्लाम में बहुत ही ज्यादा अहम पवित्र स्थल है, तो इधर यहूदी भी इसको अपना पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इसी पर अपना अपना दावा करते रहे हैं, जो कि कंट्रोवर्सी की एक मेन वजह है। अब इस मस्जिद को यहूदी टेम्पल माउंट मानते हैं, तो वहीं मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर इस पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक ये दोनों शामिल हैं। अब क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े होने की वजह से डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों का पवित्र स्थल माना जाता है। 1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि यरूशलेम पूरी तौर पर इजराइल की राजधानी है, तो फिलिस्तीन शुरू से ही इसका विरोध करता आया है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है। ये मिस्र और इजराइल के बीच में भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस पर हमास का शासन है। अभी जो हमास है फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सैन्य समूह है और इसी क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से ये एक है। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद में गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इजराइल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा लिया था। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा पर चुनाव जीत लिया। इसके बाद हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। हमास की जो स्थापना थी वो 1980 के दशक के आखिर में हुई थी। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा की शुरुआत के बाद हुई थी। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज्यादा शासन काल में हमास और इजराइल के बीच में क्लेश जारी रही है। दोनों की तरफ से लगातार हमले होते रहे हैं, जिसमें हजारों लोगों की मौत भी हुई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PNA 2011 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य के रूप में मान्यता के लिए सांकेतिक तौर पर बोली लगाई। ये खास तौर पर इजराइल के खिलाफ अच्छे रिश्ते न होने की कमी को उजागर करने का एक प्रयास था। हालांकि इसको जरूरी समर्थन नहीं मिल सका, लेकिन यूनेस्को ने फिलिस्तीनी राज्य को एक सदस्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दे दिया था। फिलिस्तीन को सभी महासभा की बहसों में भाग लेने की अथॉरिटी मिल जाती है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में शामिल होने की उनकी तमाम संभावनाओं को काफी बड़ी ताकत मिल जाती है। इसके बाद सन 2017 में हमास और फतेह के बीच में एक समझौते पर साइन किया जाता है, जिसके तहत गाजा का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फतेह डोमिनेटेड फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपना था, लेकिन निशस्त्रीकरण के विवादों की वजह से ये बात आगे बढ़ नहीं सकी। सन 2022 में फतेह और हमास के साथ 14 अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के प्रतिनिधियों ने अल्जियर्स में एक नए सुलह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की, जिसमें सन 2023 के आखिर तक राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने के प्रावधान भी शामिल थे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फिलिस्तीन और इजराइल की युद्ध के बारे में। हमने इस पूरी वीडियो में एक एक चीज को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप हम लोगों को इजाजत दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखें।